कभी ऐसा लगा है कि जितना ज्यादा हम स्क्रॉल करते हैं उतना ही अपनी असल फीलिंग से दूर होते जाते हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कनेक्शन तो चौबीसों घंटे हैं, पर फिर भी अंदर से एक खालीपन, एक अजीब सा सुन्नपन महसूस होता है। तो आज हम डॉक्टर के विश्लेषण के जरिए यही समझेंगे कि कैसे हमारी टेक्नोलॉजी एक मॉडर्न एनेस्थेटिक यानी दर्द को सुन्न करने वाली दवा बन गई है, और इससे निकलकर हम दोबारा से सब कुछ महसूस करना कैसे शुरू कर सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। जब कोई लिफ्ट में अकेला होता है या किसी दुकान पर लाइन में लगा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? हम में से ज्यादातर लोग फौरन अपना फोन निकाल लेते हैं, है ना? एक आदत सी बन गई है। लेकिन असल में ये एक बहुत गहरे सवाल की तरफ इशारा करता है कि हम खामोशी के एक छोटे से पल से भी इतना घबराते क्यों हैं। लेकिन ये सिर्फ बोरियत से बचना नहीं है। डॉक्टर के मुताबिक हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक कहीं ज्यादा पावरफुल काम के लिए कर रहे हैं, और वो है एक इमोशनल एनेस्थेटिक की तरह। मतलब ये एक डिजिटल पेन किलर है जिसे हम चिंता, उदासी या अकेलेपन की हल्की सी चुभन को भी तुरंत दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, यहाँ तक कि पोर्नोग्राफी जैसे प्लेटफॉर्म्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो हमारे नेगेटिव इमोशनल सर्किट को शांत कर दें। तो जब भी कुछ बुरा महसूस होता है, स्क्रॉल करने या गेम खेलने से फौरन राहत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सच में उन परेशान करने वाली भावनाओं को कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसा कि डॉक्टर के कहते हैं, ये एक एनेस्थेटिक है जिसे लोग बुरी भावनाओं को शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक फौरी इलाज है, एक डिजिटल गोली की तरह। लेकिन इस फौरन मिलने वाली राहत की एक छिपी हुई कीमत भी है, और वो कीमत बहुत बड़ी है। यहीं पर आकर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अपनी भावनाओं को सुनने करके असल में हम कुछ बहुत जरूरी खो रहे होते हैं। क्योंकि मजे की बात तो ये है कि जिन भावनाओं से हम भागते हैं, जैसे उदासी, चिंता, शर्म, वो हमारे सिस्टम में कोई खराबी या कोई बग नहीं है। वो तो असल में एक फीचर है। सोच कर देखिए, ये भावनाएं हजारों सालों के एवोल्यूशन से बने हुए बड़े पावरफुल टूल्स हैं। डर हमें बताता है, अरे यहाँ खतरा है, बच के रहो। शर्म हमें उकसाती है कि शायद उस गलती को सुधार लेना चाहिए ताकि हम अपने समाज से बाहर न हो जाएं। और चिंता, वो हमें भविष्य की तैयारी करने में मदद करती है। ये हमारा अंदरूनी गाइडेंस सिस्टम है। तो फिर होता क्या है जब हम लगातार इन अंदरूनी सिग्नल्स को बंद कर देते हैं? हम सिर्फ भावना से नहीं बचते, हम एक्शन लेने की प्रेरणा भी खो देते हैं। हमें बदलने या आगे बढ़ने के लिए जो सिग्नल मिलना चाहिए वो हम तक पहुंचता ही नहीं। और यही है सुन्नपन की असली कीमत। हम जिंदगी में एक जगह अटक कर रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस सुन्नपन की तरफ आखिर खिंचते ही क्यों हैं? इसका जवाब ऊपर ऊपर नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। कुछ ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे व्यवहार को पर्दे के पीछे से चला रही हैं। योग की परंपरा हमें संस्कार की एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट से मिलवाती है। इसे एक इमोशनल कांटे की तरह समझ सकते हैं। कोई पुराना अनसुलझा घाव या सदमा जो हमारे सबकॉन्शियस में गहराई से दबा हुआ है और चुपके से हमारे हर फैसले, हर काम को दिशा दे रहा है। देखिए, ये काम कैसे करता है। मान लीजिए, बचपन में किसी का सबके सामने मजाक उड़ाया गया। उसने उस शर्म को पूरी तरह प्रोसेस नहीं किया। वो भावना दब तो गई, लेकिन उसने उस इंसान के मन में अपने बारे में एक गहरा यकीन बना दिया, जैसे मैं किसी काम का नहीं हूं। और अब यही यकीन उसकी आदतों को चलाता है। शायद वो लोगों से मिलने से बचता है या हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहता रहता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हजारों साल पुराने पूर्वी विचार आज की मॉडर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी से कितने मिलते जुलते हैं। योग में जिसे संस्कार कहते हैं, साइकोथेरेपी में उसे ट्रॉमा कहा जा सकता है। अहंकार असल में ईगो या स्कीमा जैसा ही है, और कर्म हमारे कंडीशन्ड बिहेवियर से अलग नहीं है। मतलब भाषाएं दो हैं, पर बात एक ही इंसानी तजुर्बे की हो रही है। तो हाँ, ये तो साफ है कि समस्या गहरी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका हल हमारे ही हाथ में है। अब जब हम ये जान गए हैं कि हम सुन क्यों हैं, तो सवाल ये है कि हम दोबारा महसूस करना कैसे शुरू करें। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। हम में से बहुत से लोगों के लिए अपनी भावनाओं से कटा हुआ महसूस करना इतना आम है कि इसके लिए एक क्लिनिकल टर्म भी है, एलेक्सीथीमिया। ये एक तरह की इमोशनल कलर ब्लाइंडनेस है। मतलब
अपनी भावनाओं को पहचानने और बताने में मुश्किल होना। ऐसा नहीं है कि वो भावनाएं हैं ही नहीं, बस हमने उन्हें देखने का हुनर खो दिया है। डॉक्टर के इसके लिए एक बड़ा ही सरल 3 स्टेप मेथड बताते हैं। पहला, अपने शरीर पर ध्यान देना। क्या सीने में कोई भारीपन है, पेट में कोई हलचल, बस उसे नोटिस करना है। दूसरा, एक कदम पीछे हटकर सोचना है, अगर कोई और ऐसा महसूस कर रहा होता तो ये कौन सी भावना हो सकती थी? क्या ये चिंता है या उदासी? और तीसरा, इसे वापस खुद से जोड़ना है। क्या ये मुमकिन है कि मैं अभी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ? ये प्रैक्टिस असल में एक ही चीज के बारे में है, और वो है अपने ध्यान पर काबू पाना। डॉक्टर के मुताबिक एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जड़ अक्सर हमारे मन पर कंट्रोल न होना ही है। हमारा ध्यान या तो अतीत की बातों में अटका रहता है, जो डिप्रेशन को बढ़ाता है, या फिर भविष्य की चिंता करता है, जो एंग्जाइटी पैदा करता है। और अपने ध्यान को वर्तमान में लाने की यही प्रैक्टिस हमें एक और गहरे बदलाव की तरफ ले जाती है। ये हमें उस विचार को चुनौती देने में मदद करती है जिसके मुताबिक हमारी कीमत हमारी कामयाबियों से तय होती है। ये एक बहुत गहरा विचार है कि हम सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, नतीजों को नहीं। कोई इंसान किसी जॉब इंटरव्यू के लिए घंटों तैयारी कर सकता है, ये उसका कर्म है, लेकिन उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, ये नतीजा है, और ये पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं है। ये मिसाल इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। हम एक बीज बो सकते हैं, उसे पानी दे सकते हैं, धूप दे सकते हैं, मतलब हम उसे बढ़ने के लिए सही माहौल दे सकते हैं, चाहे वो पौधा हो या हमारी अपनी जिंदगी। लेकिन हम नतीजे को जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। कर्म हमारा है, परिणाम कुदरत का। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। जब हम अपनी पहचान को बाहरी नतीजों से जोड़ लेते हैं, मैं एक विनर हूँ या मैं एक लूजर हूँ, तो हम खुद को दुख के लिए तैयार कर रहे होते हैं। असली तकलीफ इसी अहंकार से आती है, अपनी कामयाबी और नाकामयाबी पर बनी इस अस्थायी कहानी से। तो लक्ष्य इस कठोर अहंकार को धीरे धीरे ढीला करना है। ये महसूस करना कि कोई भी इंसान अपनी नौकरी, अपनी उपलब्धियां या अपनी असफलताएं नहीं है। ये तो वो चीजें हैं जो उसके साथ होती हैं। उसका असली स्व तो वो चेतना है, वो अवेयरनेस है, जो इन सब चीजों का अनुभव कर रही है। और ये हमें एक आखिरी, सबसे पावरफुल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कोई इंसान अपनी कामयाबियों और नाकामयाबियों का जोड़ नहीं है, तो फिर वो कौन है? उन सभी लेबल्स के पीछे आखिर बचता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बनता है।